मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से हिंदी टीजीटी पीएचडी एलटी तथा डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो है कि क्लास और प्रैक्टिस सेट दोनों चलाया जा रहा है मित्रों। और इसी के साथ साथ इसी क्रम में जो है कि इस प्लेटफॉर्म से सामान्य हिंदी की भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो जैसा कि प्रैक्टिस सेट के विषय में आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट हमारा जो है कि जो हिंदी टीजीटी पीएचडी और एलटी के संदर्भ में है वह जो है कि शाम को 9 से 10 बजे तक चलता है। और सामान्य हिंदी पे जो प्रैक्टिस सेट है मित्रों वह जो है कि दिन में 12 से 1 बजे तक चलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि यदि सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस करना है तो अच्छे ढंग से हर टॉपिक पे जो है कि प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप लोग जो है कि दिन में 12 से 1 जुड़िए। और ये जो है कि सामान्य टीजीटी पीएचडी और एलटी हिंदी से आप लोग दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 9 से जो है कि 10 रात में जुड़िए और 9 से 10 जो है कि प्रैक्टिस चलती है हमारी। ठीक है मित्रों, तो इस समय जो है कि हम आप लोगों को यहाँ से सामान्य हिंदी की क्लास देंगे मित्रों। सामान्य हिंदी की क्लास के क्रम में जो है कि इसके पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है। यदि आप लोग जो है कि किसी कारणवश जो है कि हमारे इसके पहले की 2 क्लास सामान्य हिंदी पर नहीं देख पाए हैं तो उसको देखिएगा। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पे जाइएगा, सुबह स्टडी क्लासेस सर्च कीजिएगा या डॉक्टर मनोज यादव सर्च कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको एक जगह जो है कि सामान्य हिंदी क्लास मिल जाएगी और एक जगह जो है कि आपको टीजीटी पीएचडी क्लास मिल जाएगी। वहीं पर एक जगह जो है कि सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और वहीं पर एक जगह जो है कि आप लोगों को हिंदी टीजीटी पीएचडी से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के क्रम में मित्रों आज जो है कि हमारी इस प्लेटफॉर्म से तीसरी क्लास है। ठीक है, और देखिए इसके पहले की 2 क्लासों में जो है कि यहाँ से हमने सामान्य हिंदी पर जो हमारी पहली क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है मित्रों। सामान्य हिंदी कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सामान्य हिंदी में, कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ना है, सारी चीज़ों के विषय में पहली क्लास में बताया गया है। और दूसरी क्लास में जो है कि वर्णमाला की शुरुआत हुई है। ठीक है, वर्णमाला के इस क्रम में जो है कि इसके पहले की क्लास में बताया गया कि वर्ण क्या होता है, ठीक है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि और वर्ण का आपस में क्या संबंध है मित्रों। ठीक है, और इसी क्रम में जो है कि वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया और स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, यहाँ तक जो है कि डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, स्वर के विषय में चर्चा चल रही थी। मुख्य रूप से बताया गया था कि स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख्यतः स्वर का जो डिवाइडेशन है, जो मुख्य रूप से स्वर का विभाजन है, उसके विषय में बताया जा चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में मित्रों जो है कि हम स्वर को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, स्वर का जो है कि अगला विभाजन क्या है और कितनी तरह से जो है कि स्वर को विभाजित किया जा सकता है, इन सारी चीजों पे आज जो है कि चर्चा होगी। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्वर को मुख्य रूप से, ठीक है, स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। तीन भागों में विभाजित किया गया, जिसमें जो है कि नंबर 1 था ह्रस्व या मूल स्वर। इसको मूल स्वर भी कहते हैं, चाहे मूल स्वर कह लीजिए चाहे ह्रस्व स्वर। और दूसरा विभाजन था इसका ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा था जो है कि दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। और तीसरा था जो है कि हमारा संयुक्त स्वर। ठीक, संयुक्त स्वर। इसमें जो है कि जैसा कि बताया गया, थोड़ा सा पिछले वाली क्लास पर भी चर्चा हो जाए तो स्वर में जो है कि जैसे बताया गया कि मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, आ, ई, उ और री। ठीक है, और इस तरह से दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं, आ, ई और उ, ये 3 स्वर आते हैं। और संयुक्त में बताया गया कौन कौन से स्वर आते हैं, ए, आई, ओ और आओ। ठीक, ये जो है कि मुख्यतः जो स्वर का विभाजन है, मुख्य रूप से जो स्वर का वर्गीकरण है, यह जो है कि इसके पहले की क्लास में बताया गया था कि मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, आ, ई, उ और री। और इसके बाद दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं, आ, ई और उ। और संयुक्त में कौन कौन से स्वर आते हैं, ए, ऐ, ओ और। ठीक है, तो यहाँ तक इसके पहली क्लास में हो चुका है। बताया गया है कि मूल स्वर क्या होते हैं, क्यों इनको मूल स्वर कहा गया, क्यों इनको दीर्घ स्वर कहा गया, क्यों इनको संयुक्त स्वर कहा गया। ये सारी चीजों पर जो है कि इसके पहली क्लास में चर्चा हो चुकी है मित्रों। ठीक है, तो आज जो है कि इसी क्लास को जो है किसी क्रम को जो है कि स्वर की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो स्वर की कड़ी के इस क्रम में जो है कि आज हम लोग देखेंगे
उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण मित्रों। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। स्वर को कई तरह से विभाजित किया गया है, जिसमें से दूसरा जो प्रमुख विभाजन है वह जो है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, तो इसमें देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर पहला पॉइंट होगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 6 भागों में। पहली चीज होती है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब इसका पहला भाग कौन सा है हम लोग देख लेंगे। तो 6 भागों के क्रम में पहला आता है कंठ स्वर। ठीक है, इसका दूसरा भाग होता है मित्रों तालव्य स्वर। ठीक है, और इसी क्रम में तीसरा है ओष्ठ्य स्वर। ठीक है, और इसी क्रम में चौथा है हमारा जो है कि मूर्धा स्वर। ठीक है, और इसी क्रम में पांचवा है कंठ तालव्य स्वर, और अगला है जो है कि कंठ ओष्ठ्य। हो सकता है नीचे ना दिखे, तो छठा यहां लिख लेते हैं। नंबर 6 है कंठ ओष्ठ्य स्वर। ठीक, कंठ ओष्ठ्य स्वर। ठीक, तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो है कि स्वर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोगों ने देखा कि स्वर को इस तरह से 6 भागों में विभाजित किया गया। पहला इसमें है आपका जो है कि कंठ स्वर है, दूसरा तालव्य स्वर है, और तीसरा ओष्ठ्य स्वर है, चौथा जो है कि मूर्धा स्वर है, पांचवा आपका कंठ तालव्य है, और छठा क्या है? कंठ ओष्ठ्य। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मित्रों थोड़ा सा कि कंठ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कंठ में देखेंगे। कंठ स्वर में आपका आता है क्या? आ जाएगा। ठीक है, और तालव्य में कौन कौन से स्वर आते हैं? तालव्य में देखेंगे, तालव्य में आपका ई और ई आ जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे ओष्ठ में आपका जो है कि ऊ और ऊ आएगा, और मूर्धा में देखेंगे एकमात्र स्वर आपका री आ जाएगा, और इसके बाद कंठ तालव्य में देखेंगे आपका ए और आई आ जाएगा। इसी तरह से कंठ ओष्ठ में देखेंगे आपका मित्रों, कंठ ओष्ठ में आपका जो है कि ओ और औ आ जाएगा। ठीक है, ओ और औ, तो ओ और औ। ठीक, तो ये हुआ जो है कि आप लोगों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को 6 भागों में बांटा गया। कंठ तालव्य ओष्ठ्य मूर्धा, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। ठीक है, तो कंठ तालव्य में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ। कंठ तालव्य में कौन कौन से आते हैं? कंठ में आ, तालव्य में जो है कि ई, ओष्ठ्य में जो है कि ऊ, और मूर्धा में जो है कि आपका री,
और जो है कि कंठ तालब में ए और कंठ ओष्ठ में ओ। ठीक है, अब बातें आती है कि इनको कंठ क्यों कहा गया। कंठ स्वर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कंठ का मतलब क्या होता है, ये वाला भाग। ठीक है, गले में जो अंदर का ये भाग होता है, ठीक है, हाँ, इसी को क्या कहते हैं, कंठ कहा जाता है। तो कंठ का मतलब होता है यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जो है सीधा कंठ से होता हो, जिनका उच्चारण सीधा कंठ से होता हो, ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है, कंठ स्वर कहा जाता है मित्रों। ठीक है, तो कंठ का मतलब जैसे आप लोग आ का उच्चारण करके देखेंगे, आ का आप उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि जो आ की ध्वनि है वह निर्बाध रूप से जो है कि सीधा कंठ से निकल रही है। यानी आ के उच्चारण के समय जो है कि आपकी जिह्वा या जो है कि आपकी प्राणवायु कहीं जो है कि अवरोधित नहीं होती है। प्राणवायु का मतलब श्वास वायु। ठीक है, यानी जो आपकी प्राणवायु या जो आपकी श्वास वायु है तनिक भी रंच मात्र भी कहीं पर अवरोधित नहीं होती है, इसलिए ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है, कंठ स्वर कहा जाता है। ठीक है मित्रों, दूसरा नंबर आता है तालव्य स्वर। तालव्य का मतलब होता है ऐसा स्वरवर्ण जिसके उच्चारण में जो है कि तालु की भूमिका होती है। ठीक है, ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है, तालव्य स्वर। जैसे हम उच्चारण करेंगे ई, ठीक है, ई, तो ई के उच्चारण के समय जो है जो हमारी जिह्वा है वह तालु की तरफ उठती है थोड़ा सा, और तालु की तरफ उठने के कारण जो है कि जो हमारी प्राणवायु है उसका मार्ग थोड़ा सा संकीर्ण होता है। संकीर्ण होने के कारण जो है तालु पे पड़ता है क्या, प्रेशर यानी दबाव पड़ता है। यानी इसलिए जो है कि ई को क्या कहा गया, तालव्य स्वर। यानी जो है कि इसके उच्चारण में ई के उच्चारण में तालु की भी भूमिका है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तालव्य स्वर। ठीक है, दूसरा नंबर आता है अगला, तीसरा ओष्ठ। हाँ, ओष्ठ का मतलब होता है वह स्वरवर्ण जिसके उच्चारण में सर्वाधिक योगदान किसका हो, ओठों का हो। यानी जिसके उच्चारण में होठों का भी योगदान हो, ऐसे स्वर को हम क्या कहेंगे, ओष्ठ स्वर कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो ऊ के उच्चारण में जब तक जो है कि हम अपने होठों को थोड़ा गोलाकृति का नहीं बना लेंगे तब तक जो है कि इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब जो है कि ऊ के उच्चारण में होठों का सर्वाधिक योगदान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओष्ठ स्वर कहा जाता है। इसके बाद चौथा नंबर आता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या होता है मित्रों, हाँ, जिसके उच्चारण के समय जो है कि हमारी जीवा मूर्धा की तरफ घूम जाए या मूर्धा को स्पर्श करे, ऐसे चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, उनको जो है कि मूर्धा वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ स्वर की चर्चा हो रही है, तो स्वर में एकमात्र मूर्धा स्वर होता है री। तो जैसे री का उच्चारण हम लोग करेंगे तो री के उच्चारण के समय हमारी जीवा थोड़ा सा वाइब्रेट यानी झंकृत होती है, और मूर्धा क्या होता है, जहां पर नीचे से जीवा जुड़ी होती है उधर की तरफ जो है कि जीवा जाकर के स्पर्श करती है, उसी स्थान को क्या कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। और जिह्वा के मुड़कर वहां का स्पर्श करने के कारण जो है कि ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है या ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, मूर्धा वर्ण कहा जाता है। तो जैसे उच्चारण करेंगे री, ठीक है, री के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा एक झटके से जो है कि मूर्धा यानी जहां पर जिह्वा हमारी अंदर की तरफ जुड़ी होती है उस मूर्धा नामक स्थान को जो है कि जाकर स्पर्श करती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसको कहा गया मूर्धा स्वर। ठीक है, इसके बाद बात आती है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि कहा गया कि इसको कंठ कहा गया, ठीक है, इसको तालव्य कहा गया, इसको ओष्ठ कहा गया और इसको मूर्धा कहा गया। लेकिन अब यहाँ से बात आती है कि इनको दो दो नाम दिया गया, इनको क्यों कंठ और तालव्य कहा गया। ऐ जो होते हैं क्या होते हैं, कंठ तालव्य कहा गया। अब बात आती है कि इनको कंठ तालव्य क्यों कहा गया, यानी इनको जो है कि कंठ, ठीक है, और तालव्य, कंठ और तालव्य, इनको दो नाम भाई क्यों दिया गया, सभी को एक ही नाम दिया गया, इनको जो है कि क्यों नाम, दो नाम दिया गया। ठीक है, तो दो नाम देने का कारण क्या है कि सबसे पहली चीज, सीधी सी बात तो यही है कि इनका उच्चारण जो है कंठ और तालु दोनों के योगदान से होता है, कंठ और तालु दोनों के योगदान से होता है। अब आप कहेंगे कि इनका उच्चारण कंठ और तालु के योगदान से कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्यों इनका जो है कि उच्चारण कंठ और तालु के योग से होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले इनका विकास क्रम, ठीक है, कि इनका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, इनका विकास क्रम देखेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है,
हाँ, तो इनका विकास पहले देख लेंगे कि क्यों जो है कि कैसे इनका विकास हुआ है, क्यों जो है कि इनको कंठ और तालव्य भी कहा जाता है। तो इसका विकास पहले देख लेंगे कि ए किससे मिलकर के बना है। तो मित्रों ए का विकास होता है आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ये बनता है ना। आ और ई के मिलने से क्या बनता है, ये बनता है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा आ है इसका उच्चारण स्थान क्या माना गया है, कंठ माना गया है। और जो हमारा ई है इसका उच्चारण स्थान क्या माना गया है, तालु माना गया है। यानी कहने का मतलब जो हमारा ए है यह जो है कि दो ऐसे स्वरों से मिलकर के बना है जिसमें से एक का उच्चारण स्थान कंठ है और दूसरे का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसीलिए जो है कि ए आई को हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। इसीलिए इसको दो नाम दिया गया क्योंकि यह दो ऐसे स्वरों से मिलकर के बना है जिसमें एक का उच्चारण स्थान कंठ है, दूसरे का उच्चारण स्थान तालु है। यानी दो स्वरों के योग से बना है, ऐसे स्वरों के योग से जिसमें एक का उच्चारण स्थान कंठ है, दूसरे का तालु है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, कंठ तालव्य कहा गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे जो है अगला क्रम आता है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में जो है कि हमारे दो स्वर आते हैं, ओ और औ। ठीक, तो ओ और औ को भी हम लोग देख लेंगे मित्रों कि इनको जो है कि ओ औ को जो है कि कंठ ओष्ठ क्यों कहा गया। तो ऐसा ही कुछ कारण इनके साथ भी होगा क्यों इनको जो है कि कंठोष्ठ कहा जाता है। हाँ, सामान्य सी परिभाषा है, लोग कहते हैं, बता देते हैं कि कंठोष्ठ का मतलब जो है कि इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों जगह से होता है, इसलिए इनको जो है कि कंठोष्ठ कहा जाता है। लेकिन देख लेते हैं कैसे, क्यों इनका उच्चारण जो है कि कंठ और ओष्ठ दोनों से माना जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है कि हम इसका भी विकास देख लेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ मित्रों। ठीक है, तो इसका विकास देखेंगे, ओ का विकास कैसे हुआ है, आ प्लस उ से मिलकर क्या बना है, ओ। ठीक है, और इसके बाद आ प्लस ओ से मिलकर क्या बना है, आपका आओ बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे। ठीक है, ओ को ही देख लेंगे, और तो उसी से मिलकर बना है। ठीक है, तो ओ में देखेंगे आ जो है कि इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। और इसके बाद उ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ, यहाँ आप लोग देखें ना, उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और आ का उच्चारण स्थान देखिए, आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो हमारा जो ओ है मित्रों, यह जो है कि दो ऐसे स्वरों से मिलकर के बना है, यह भी जो है जिसमें से एक का उच्चारण स्थान कंठ है, दूसरे का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ मित्रों जो है कि हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हो गया आप लोगों का। ठीक है, मुख्यतः जो है कि स्वर का वर्गीकरण, मुख्य रूप से स्वर को कितने भागों में बांटा गया उसको आप लोगों ने देखा ही, जो है कि मुख्यतः स्वर को जो है कि कितने भागों में बांटा गया, मुख्यतः 3 भागों में, ह्रस्व, हाँ, या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। और दूसरा वर्गीकरण आप लोगों ने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखा आप लोगों ने कि स्वर को 6 भागों में बांटा गया है। पूछा जाए कितने भागों में, तो आप बताएंगे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने, 6 भागों में बांटा गया है, 6, हाँ 6 भागों में बांटा गया है। और जो है कि पहला क्या है, पहला आप लोग देखेंगे इसमें जो है कि कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा ओष्ठ है, चौथा मूर्धा है, पांचवा कंठ तालव्य भी है, छठा क्या है, कंठोष्ठ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कंठ में कौन से वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं, तो आप सीधा बताएंगे, तुरंत टपाक से बताएंगे कंठ में आ आता है। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि तालव्य के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, आप तुरंत से बताएंगे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना विचार किए तुरंत टप से बताएंगे ई आता है। ठीक है, और जब पूछा जाए कि ओष्ठ में कौन से स्वर वर्ण आते हैं, आप तुरंत से बताएंगे उ और उ आता है। मूर्धा के अंतर्गत कौन स्वर आता है, री आता है। ठीक है, कंठ तालव्य में क्या आता है, ए आता है। कंठ ओष्ठ में क्या आता है मित्रों, ओ औ आता है। ठीक है, तो और यहाँ अगर इसको पूछ लिया जाए कि इसको जो है कि कंठ क्यों कहा जाता है, क्यों इसको कंठ कहा गया, कंठ कहने के पीछे क्या रीजन है इसके, यानी कहने का मतलब इसका उच्चारण सीधा जो है कि कंठ से होता है, इसलिए इसको कंठ कहा गया। इसके उच्चारण में तालु का योगदान सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको तालव्य कहा गया। इसके उच्चारण में ओष्ठ का योगदान सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको ओष्ठ कहा गया। इसके उच्चारण में मूर्धा का योगदान होता है, इसलिए इसको मूर्धा कहा गया। तालव्य के अंतर्गत ए आई, इसको तालव्य क्यों कहा गया, तो बताया ही गया क्योंकि यह दो
जो है कि यह जो है कि दो ऐसे स्वरों के योग से मिलकर बना है जिसमें एक का उच्चारण स्थान कंठ है, दूसरे का तालु है। हाँ, इसलिए इसको कंठ तालव्य कहा गया। इसको कंठोष्ठ क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि क्योंकि यह जो है कि दो ऐसे स्वरों के योग से बना है जिसमें एक का उच्चारण स्थान कंठ है, दूसरे का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए जो है कि इसको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो यह हुआ जो है कि आप लोगों का उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद जो अगला वर्गीकरण है मित्रों जो है कि स्वर का जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, वो जो है कि आप लोगों को अगली कल की वीडियो में मिलेगा। उसको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते चलिए। हर वीडियो 15-20 मिनट की होगी। देखते चलिए जो है कि आप लोगों का सामान्य हिंदी एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर से सामान्य हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं आप लोगों को नहीं समझ आता है कोई चीज़, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है कि 9554, नोट कर लीजिएगा, 9554441504। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप से जुड़ करके आप सीधे जो है कि हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। ठीक, कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, आप जो है कि यहाँ से सामान्य हिंदी से हमसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ठीक है। फिर जो है कि जब आगे पढ़ाएंगे तो उसको देखिएगा। अगला वर्गीकरण हमारा रहेगा जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, जो कल की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।